हमारे जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना भविष्य में होने वाली कई सारी घटनाओं से जुड़ी हुई होती है। और शायद आपने सुना भी होगा कि जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन जब भी हम किसी घटना विशेष के दौर से गुजर रहे होते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम तनाव में होते हैं, हम शिकायतें करते हैं। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। हमें सिर्फ बने रहना होता है और प्रकृति अपना काम करती रहती है। आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं कि प्रकृति किस तरह से अपना काम करती है। मेरा नाम है संजय एंड आई वेलकम यू ऑल टू लिसन टू दिस स्टोरी। यह कहानी शुरू होती है ऊपर से, यानी यमलोक से, जहाँ यमराज चित्रगुप्त से बात कर रहे हैं और वो चित्रगुप्त से कहते हैं कि आज ठीक 3 बजे तुम्हें विमला नाम की महिला के प्राण हरने हैं। याद रहे, ठीक 3 बजे। इसमें कोई चूक नहीं होना चाहिए। ये सुनकर चित्रगुप्त अपनी योजना बनाकर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ विमला रहती है। समय होता है 2:55। चित्रगुप्त देखते हैं कि एक टूटा हुआ सा मकान है जहां एक बीमार महिला एक टूटे हुए बिस्तर पर लेटी हुई है। उसकी 3 लड़कियां हैं। सबसे छोटी लड़की विमला के पास लेटी हुई है और वह दूध की आस में रो रही है। उससे बड़ी वाली लड़की भी भूखी है और वह खिड़की के पास खड़े होकर रो रही है। सबसे बड़ी वाली लड़की किचन में डब्बे टटोल रही है कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। पूरे घर की हालत तहस नहस है। जब चित्रगुप्त यह नज़ारा देखता है तो वह सोचता है कि अगर इस समय उसने विमला के प्राण हर लिए तो पूरे घर की हालत बिगड़ जाएगी। क्या होगा इन बच्चियों का अगर विमला की इस समय मौत हो जाती है। वह ऐसा सोचता है कि अचानक घड़ी में 3 बज जाते हैं। वह निश्चय नहीं कर पाता है कि मैं विमला के प्राण हरूं या उसे कुछ समय की और मोहलत दे दूं। और वह बिना विमला के प्राण लिए यमलोक वापस चला जाता है। चित्रगुप्त को आता देख यमराज चित्रगुप्त से पूछते हैं, क्या तुम विमला के प्राण हर लाए? चित्रगुप्त बोलते हैं कि महाराज, जब मैं विमला के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि विमला के घर की स्थिति बड़ी दयनीय है। क्या हम विमला को थोड़े समय की मोहलत दे सकते हैं? इतना सुनते ही यमराज गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और वह चित्रगुप्त से कहते हैं, मूर्ख, हमारा काम सही समय पर सही व्यक्ति के प्राण हरना है। उनके जीवन में क्या चल रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है। जैसा कि समय नियत हुआ था कि 3 बजे तुम्हें विमला के प्राण हरने थे और तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने विधि के विधान का उल्लंघन किया है। मुझे किसी और को विमला के प्राण हरने के लिए भेजना होगा और तुमने यह बहुत बड़ा अपराध किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें अब पृथ्वीलोक में रहना होगा और तब तक रहना होगा जब तक कि तुम अपनी इस की गई मूर्खता पर 3 बार जोर से हंस नहीं लेते। और इतना कहते ही चित्रगुप्त को पृथ्वीलोक पर फेंक दिया जाता है। भयंकर सर्दी के मौसम में चित्रगुप्त बिना कपड़ों के एक जंगल के किनारे खड़ा रहता है। तभी अचानक वहां एक मोची गुजर रहा होता है। जब मोची एक व्यक्ति को जंगल के किनारे बिना कपड़ों के देखता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। वह चित्रगुप्त के पास जाता है और उससे पूछता है, भाई आप कौन हैं और यहाँ बिना कपड़ों के क्या कर रहे हैं? इस पर चित्रगुप्त कोई जवाब नहीं देता है। मोची को चित्रगुप्त पर दया आती है और वह अपने पास से एक कपड़ा चित्रगुप्त को देता है और उसे अपने साथ बाजार लेकर चला जाता है। वह उसे खाना खिलाता है, दूसरे कपड़े दिलवाता है और इन सब में मोची का सारा पैसा खत्म हो जाता है। मोची जो अपने घर का सामान खरीदने के लिए बाजार गया है, अब उसे अपनी पत्नी की याद आती है, क्योंकि उसे घर जाकर अपनी पत्नी को सारा हिसाब देना होता है कि उसने बाजार से क्या खरीदा। वह चित्रगुप्त को सारी बात बताता है और उससे कहता है कि मेरी पत्नी बड़ी सख्त है और मुझे जो पैसा दिया गया था मैंने सारा तुम पर खर्च कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वैसे भी तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है। तुम मेरे साथ घर पर काम करना और मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना दे दूंगा। चित्रगुप्त हाँ कर देता है और दोनों मोची के घर की तरफ निकल जाते हैं। जब दोनों घर पर पहुंचते हैं तो मोची की पत्नी दरवाजे पर खड़ी मिलती है। वह मोची से पूछती है, क्या आप सारा सामान ले आए?
क्या आप वह भी ले आए जो मैंने आपको बाद में याद दिलाया था? प्रति उत्तर में मोची कहता है कि भाग्यवान यह सज्जन मुझे एक जंगल के पास मिल गए थे और ये बड़े भूखे थे, इनके पास कपड़ा भी नहीं था, तो मैंने अपना सारा पैसा। इससे पहले कि मोची आगे कुछ बोल पाए, मोची की पत्नी गुस्से से लाल हो जाती है और पास में रखे एक डंडे से मोची की पिटाई शुरू कर देती है, उसको पीटती रहती है। चित्रगुप्त जब यह दृश्य देखता है तो सोचता है कि मोची और उसकी पत्नी को पता ही नहीं है कि मैं चित्रगुप्त हूँ, मैं देव मानुष हूं। अगर मैं इनके घर गया तो इनके घर में धन धान्य की वृष्टि हो जाएगी। जब इनको नहीं पता कि इनके जीवन में आगे क्या होने वाला है, तो मैं कैसे निर्धारित कर सकता था कि विमला के परिवार का आगे क्या होता? और यह सोचकर वह अपने जीवन में पहली बार अपनी मूर्खता पर जोर से हंसता है और कहानी आगे बढ़ती है। क्योंकि चित्रगुप्त देव पुरुष होता है, वह 2 ही दिनों में मोची का सारा काम सीख जाता है और बहुत अच्छे जूते और चप्पल बनाने लग जाता है। मोची का कारोबार बहुत अच्छा चलने लगता है और कुछ ही दिनों में वह अमीर हो जाता है। उसका काफ़ी नाम हो जाता है, दूर दूर से लोग वहाँ जूते और चप्पल बनवाने आते हैं। मोची अब एक महंगा सूट पहनने लगा है और उसके पास बहुत सारा रुपया पैसा हो गया है। एक दिन एक आदमी दौड़ते हुए मोची की दुकान पर आता है और कहता है कि उसे अपने राजा के लिए जूते बनवाना है। और राजा पर्सिया में रहता है। पर्सिया में एक नियम है कि जब भी कोई खुशी का माहौल होता है तो जूते बनवाए जाते हैं और मातम में लोग चप्पल पहनते हैं। आदमी का कहना है कि राजा का जन्मदिन है और इसलिए राजा के लिए विशेष चमड़े के जूते बनवाना है और जूते का चमड़ा काफ़ी महंगा है, तो इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती हुई तो राजा आपको मृत्यु दंड देगा और अगर आपने अच्छे से काम किया तो राजा आपको एक बहुत बड़ा इनाम देगा। मोची अपने खास कारीगर चित्रगुप्त को बुलाता है और उसको सारी बात बताता है और कहता है कि अगले 2 दिनों में तुम्हें राजा के लिए जूते तैयार करना है, क्योंकि राजा का जन्मदिन है। चित्रगुप्त अपने काम पर लग जाता है और बड़ी तल्लीनता से काम करता है। लेकिन यह क्या, चित्रगुप्त ने तो जूतों के बजाय चप्पल बना दी। जब मोची यह देखता है कि चित्रगुप्त ने जूतों के बजाय चप्पल बना दी है, उसका दिमाग खराब हो जाता है और वह चित्रगुप्त को गालियां देता है और उसे पीटने लग जाता है, बहुत पीटता है और कहता है कि अब राजा मुझे मार देगा। इतने में फिर एक आदमी दौड़ते हुए आता है और मोची से कहता है कि कल रात हमारे राजा की मृत्यु हो गई और पूरे देश में मातम का माहौल है। आपने उस चमड़े से कहीं जूते तो नहीं बना दिए? क्योंकि अब जूते नहीं चप्पल बनाना है। अगर आपने जूते बना दिए तो आपको सजा दी जाएगी। और फिर मोची चित्रगुप्त की तरफ देखता है, उसे गले लगाता है और उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि आज तुमने मेरी जान बचा ली। चित्रगुप्त मन ही मन कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि राजा मरने वाला है, इसलिए मैंने जूतों के बजाय चप्पल बनाए। और फिर उसे याद आती है विमला की कहानी और वह सोचता है कि जब इन लोगों को नहीं पता कि राजा के साथ क्या होने वाला है, तो मैं कैसे निर्धारित कर सकता था कि विमला के साथ आगे क्या होता। और वह अपनी मूर्खता पर दूसरी बार जोर से हंसता है और कहानी आगे बढ़ती है। चित्रगुप्त दुकान के बाहर बैठा है और अचानक एक बड़ी सी कार आकर वहां पर रुकती है। कार के दरवाजे खुलते हैं और एक मोटी सी महिला आकर चित्रगुप्त से पूछती है कि मुझे मेरी बेटियों के लिए जूतियां बनवाना है, कल उनकी शादी है। और फिर कार से 3 खूबसूरत लड़कियां बाहर आती है। चित्रगुप्त उस महिला की तरफ देखता है और उससे पूछता है, माताजी अगर आप बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं, क्या यह तीनों लड़कियां आप ही की हैं? महिला जवाब में कहती है कि नहीं, यह तीनों लड़कियां मेरी नहीं है। मेरे पड़ोस में विमला नाम की एक महिला रहती थी, उसकी असमय मृत्यु हो गई और मेरी कोई बेटी नहीं थी, तो मैंने इन तीनों लड़कियों को गोद ले लिया। वह बताती है कि इन तीनों लड़कियों की शादियां अमेरिका, ब्रिटेन और पेरिस के प्रिंसेस से होने वाली है। और अब चित्रगुप्त को याद आता है कि अगर वह विमला के प्राण उस समय नहीं हरता और उसे कुछ मोहलत दे देता, तो उन तीनों लड़कियों की परवरिश भूखमरी और गरीबी में होती और उनको यह भव्य जीवन नहीं मिल पाता। और यही सोचकर वह तीसरी और आखिरी बार अपनी मूर्खता पर जोर जोर से हंसता है और फिर यमलोक वापस चला जाता है।
तो इस कहानी से तो हमें यही सीखने मिलता है कि जीवन में जो भी आपके साथ हो रहा है या होता है वह हमेशा आपके भले के लिए होता है। प्रकृति जब भी आपके लिए कुछ करती है वह हमेशा आपके लिए बेहतर होता है। तो बजाय शिकायत करने के हमें जीवन को जीना चाहिए, हमें प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और हमारे साथ जब भी कुछ भी होता है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि खुश रहना हमारा नैसर्गिक स्वभाव है। सो वी हैव टू बी हैप्पी ऑलवेज इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग।